फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। आज हम करेंगे युग्मक जनन। अगर इससे पहले आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पहले वो वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। युग्मक जनन। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन गेमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं शुक्राणु जनन स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन होएगा और स्पर्मेटोगोनियम एकवचन होएगा। शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है। शुक्राणु किसके द्वारा होंगे? जन्म कोशिकाओं के शुक्र जनन के द्वारा। क्या होंगे? याद रखना, अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं और शुक्र जनन, ये दो पॉइंट अपने को याद रखने हैं। आगे चलते हैं। जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्र जनक नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूबल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। कौन सा विभाजन होगा इसमें? समसूत्री विभाजन। याद रख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है और इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होंगे? 46। कुछ शुक्राणुजनों के समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मिटोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। जब मिटोटिक डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो क्या बनेगा? प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे? द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मोसाइट कहते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु पुरुषु स्पर्मेटिड पैदा करते हैं, जो चित्र 2.5 में दिखाया गया है। हम चित्र 2.5 को देखेंगे। ये क्या है? अपना डायग्राम। शुक्रजनक नलिकाएं के आरेखीय काट का एक दृश्य। ये क्या है? शुक्राणु, जिन्हें इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। ये शुक्राणु पूर्व, इसका अगला सिरा है शुक्राणु का सिर, शुक्राणु परशु। ये क्या है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ये सर्टोली कोशिका है, जो इनको क्या करेगी? पोषण प्रदान करती है। इम्पोर्टेंट है, हमने पीछे देखा था। ये क्या होगा? शुक्राणु जन। आगे देखते हैं। शुक्राणु परशुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणु परशु रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं के अंतस्थापित एम्बेडेड हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया में शुक्राणुजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं, उस की प्रक्रिया को वीर्यसेचन या स्पर्मिएशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। आगे देखते हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौनाहारम से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के स्रावन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इम्पोर्टेंट हार्मोन है, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। कौन सा? गोनेडोट्रोफिन। कौन सा? गोनेडोट्रोफिन। GnRH। क्या? GnRH हार्मोन। कैसे लिखेंगे इसको? GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन।
आपको याद होगा कि यह एक अचेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। क्या है? अचेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होगा। कौन सा? गोनेडोट्रोपिक, जो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अगर पीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है। किस पे कार्य करेगा? अगर पीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करेगा। दो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन पित्त पिंडकर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH तथा पुटकोदीपक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, उसे क्या निकलेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुटकोदीपक हार्मोन। ये क्या है? GnRH। इससे कौन कौन सी दो हार्मोन निकलेंगे? एक तो LH और दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या है? LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा उसका क्या कार्य होगा? LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। किस पर कार्य करेगा? LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों एंड्रोजेंस के संश्लेषण और स्रावण को उद्दीपित करता है। किसको? एंड्रोजेंस के संश्लेषण और स्रावण को उद्दीपित करेगा। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। किस पे करेगा? सर्टोली कोशिकाओं पर और कुछ घटकों के स्रावण को उद्दीपित करता है और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करता है। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जिसमें एक शीर्ष मतलब हेड सिर होगा, ग्रीवा नेक होगी और मध्यखंड मिडल पीस होगा और एक इसमें पूंछ होगी। इसका डायग्राम कैसा होगा? ये क्या है? इसका एक शीर्ष हेड, फिर ग्रीवा, ये क्या होगी? इसकी नेक होगी, फिर इसके मध्यखंड, ये बीच वाला भाग हो गया और फिर एक पूंछ, ये पीछे की पूंछ होगी। ये किसका चित्र बन गया? शुक्राणु का। इस जो हेड है इसमें क्या होता है? एक्रोजोम, एंजाइम, लाइसोजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे जो अंडाणु की ऊपरी सतह को पिघलाकर अंदर घुसने में मदद करेंगे और इसके मध्य जो भाग हो इसका उसमें क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो उसको एटीपी मतलब ऊर्जा प्रदान करेंगे गति के लिए। और ये क्या है? पूंछ, जो इसकी गति में सहायता करती है। आगे देखते हैं। ये रहा डायग्राम। ये शुक्राणु की संरचना है। इसमें ये क्या है? एक शीर्ष है, पूरा सिर है। सिर के सबसे ऊपर क्या होगा? जीव द्रवकला प्लाज्मा झिल्ली जो इसके चारों ओर घिरी रहती है। फिर ये अग्रपिंडक है। अग्रपिंडक में क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो क्या करते हैं? अंडे की परत को पिघलाने में कार्य करते हैं और स्पर्म के न्यूक्लियस को अंदर घुसने में सहायता करेंगे। और ये क्या है? केंद्रक युक्त गुणसूत्र पदार्थ, मतलब यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। ग्रीवा मतलब नेक और ये मध्यखंड में क्या होगा? सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसको ऊर्जा प्रदान करती है गति के लिए। और ये क्या है? पूंछ, जो गति में सहायता करती है। आगे इसके बारे में पढ़ते हैं हम शब्दों में। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत इलांगेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। कौन सा होगा इसमें न्यूक्लियस? हैप्लॉइड। याद रखना, इनमें जो शुक्राणु और अंडाणु में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे और बाद में आगे इन दोनों के मिलकर जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा और ये कैसे होंगे? सिंगल n, हैप्लॉइड। और वो जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। इसके अगर भाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे अगर पिंडक एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो मतलब अंडाशय की परत को पिघलाने का कार्य करते हैं। यह अगर पिंडक उन प्रकीर्णों एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करेगा। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है।
जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु संकलित करता है, मतलब एक टाइम में 20 से 30 करोड़ निकलेंगे शुक्राणु। सामान्य उर्वरता में लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए, मतलब इनमें 20 से 30% करोड़ शुक्राणुओं में 60% शुक्राणु स्वस्थ होने चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति में। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन अक्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं, और 60 में जो होंगे उनके 40% जो शुक्राणु होते हैं उनकी गति बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो जनन की क्षमता को हाई रेट प्रदान करते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा बाधित ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय तथा पुरुष ग्रंथियों का स्रावण भी आवश्यक होता है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सेमन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन एंड्रोजन बनाए रखता है। सारे किसके द्वारा होएगा? हार्मोन के द्वारा होएगा इनका बैलेंस। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन oogenesis कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन के स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है। किसके द्वारा? भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होगी। जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी उगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है, जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उनकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। उन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहेंगे। इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं ग्रेनुलोसा सेलस की परत से आवृत होती है और इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फोलिकल कहा जाता है, जो चित्र 2.7 में दिखाया गया है। पहले चित्र 2.7 को देखेंगे। अंडाशय के आरेखीय काट का एक दृश्य। तो इसमें क्या है? ये क्या है? रुधिर वाहिकाएं। ये प्राथमिक पुटक, फिर तृतीयक पुटक गह्वर दर्शाता हुआ, ग्राफी पुटक अंडाणु यहाँ से रिलीज कर दिया गया है, अर्पित पिंड कॉर्पस ल्यूटियम। ये इसका डायग्राम है। अब आगे पढ़ते हैं हम। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौवनारंभ के ह्रास होता रहता है, मतलब जब से जन्म होने से पहले और किशोरावस्था तक नहीं होता तब तक इनका ह्रास होता रहता है, ये नष्ट होती रहती है। इसलिए यौन आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 6000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही सहज बचते हैं और तब तक कितने सारे नष्ट हो जाते हैं और 60,000 से 80,000 तक के प्राथमिक पुटक ही सहज बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत होते हैं और एक और नए प्रवारक स्थीकल स्तर से गिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं, और बाद में ये क्या बनाएंगे? द्वितीयक पुटक बना देंगे। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी हुई गुहा को गह्वर एंट्रम कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर थीका लेयर अंतर प्रावरक थीका इंटरना और ब्राह प्रावरक थीका एक्सटर्ना से गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है जिसके फलस्वरूप वृत्त अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंडक की रचना होती है, जो चित्र 2.8 में है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिकाएं पर द्रव साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखती है।
क्या कहा गया है, जो द्वितीयक अंडक है वह प्राथमिक अंडक की पोषक से भरपूर कोशिका प्रद्रव की मात्रा को अपने अंदर स्टोर रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इससे ह्रास होता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है, जो पीछे हमने चित्र 2.7 में देखा। द्वितीयक अंडक के अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना पेल्यूसिडा कहेंगे। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय में मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्जक ओव्यूलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्रजनन अंडजनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्रजनन और अंडजनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुति दी गई है, जो चित्र 2.8 ए में है। पहले चित्र 2.8 ए और ब देखते हैं। पहले 8 ए देखेंगे। प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। ये यौनारंभ पे क्या होगी? एक सेल होगी, उससे समसूत्री विभाजन से 2 बनेगी, 2 से क्या बनेगी? फिर आगे 2 मतलब 4 बन जाएगी। ये क्या होगा? शुक्रजनन सूत्री विभाजन विभेदन प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन गई यहाँ पे। फिर ये क्या होगी? इसमें द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। फिर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे क्या बनेगी? द्वितीयक कोशिकाएं। फिर द्वितीयक कोशिकाओं से क्या होगा? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा और शुक्राणु परशु या शुक्राणु पूर्व बनेंगे और फिर विभेदन होगा और उससे क्या बनेंगे? शुक्राणु। एक बार फिर से डायग्राम को देख लेते हैं, समझ में आएगा। शुरू में क्या होता है? 40 गुणसूत्र होते हैं। यौनारंभ की जब शुरू होता है तो शुक्र जनन की क्रिया मतलब जन्म कोशिकाओं से सूत्री विभाजन से होता है, विभेदन होता है और एक कोशिका से 2 बनेगी, 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी। इससे हम बोलेंगे प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। फिर प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हैं वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनाएगी और द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु परशु बनाएगी और जो विभेदन के बाद शुक्राणु में परिवर्तित होगा। आगे हम देखते हैं, ये है अंडाशय का। इसमें क्या होगा? एक अंडजननी है जिसमें प्रासूत्री विभाजन के द्वारा प्राथमिक अंडक होएगा। फिर पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त हो जाता है यहाँ पे। फिर द्वितीयक अंडक, फिर अंडाणु बनेंगे, ये दिखाया गया है। गर्भ जीवन ये तो पेट का है। फिर जन्म, यहाँ पे जन्म होता है। फिर बाल्यावस्था, यौनारंभ, प्रौढ़ आयु में ये फिर द्वितीय ध्रुवपिंड, फिर आगे ये प्रौढ़ आयु में फिर से बंद हो जाती है ये प्रोसेस। अब आगे देखते हैं हम आर्तव काल, आर्तव चक्र। आर्तव चक्र या आर्तव चक्र मादा प्राइमेट्स यानी बंदर, कपि, मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव रजोधर्म मेन्स्ट्रुअल की शुरुआत यौनारंभ से शुरू होती है जिसे रजोदर्शन मेनार्क कहेंगे। पहले को क्या बोलेंगे? रजोदर्शन या मेनार्क। यह स्त्रियों में आर्तव चक्र प्राय 28-29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना को आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है, मतलब प्रत्येक से एक अंडा रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 2.9 में दर्शाया गया है। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव पारावस्था से होती है जबकि रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव के कारण गर्भाशय के अंतस्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होना एक तरल रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है। रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निश्चेचित नहीं हुआ होता हो। मतलब कब आएगा? जब तक अंडाणु निश्चेचित नहीं होता। रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे तनाव, निर्बल स्वास्थ्य आदि भी हो सकते हैं।
आर्तव प्रवास्ता के बाद पुटकीय प्रवास्ता आती है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर प्राथमिक पुटक में वृद्धि होगी और यह एक पूर्णग्राफी पुटक बन जाता है। साथ साथ गर्भाशय के पश्चूरोध्वन प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय के अंतस्तर पुनः पैदा हो जाता है। अंडाशय और गर्भाशय की ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलाव से प्रेरित होते हैं, जो चित्र 2.9 में दिखाया गया है। हम देखते हैं। ये क्या है? ऋतुस्राव का चक्र। ये पुटकीय पारावस्था, प्रचुरोदन पारावस्था, स्रावी पारावस्था, अगले चक्र का आरंभ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे FSH हार्मोन, LH हार्मोन की 2 ये लेवल दिखाए गए। अभी सबसे ज़्यादा किन दिनों होंगे? 14 से 15 दिनों के बीच में सबसे ज़्यादा दिखाया गया। यहाँ वर्धन पुटक दिखाया गया है। परिपक्व पुटन अंडोत्सर्जक मतलब 14 से 15वें दिन रिलीज होने का इसका संकेत दिखाया गया है। वर्धनशील पित्त, फिर ह्रासी पित्त पिंड, फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी सबसे ज़्यादा कब होता है ये दिखाया गया है। और यहाँ रजोदर्शन मासिक धर्म की ये लेयर दिखाई गई है। आगे है पुटक प्रवास्ता के दौरान गोनेडोट्रोफिन LH एंड FSH के स्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्राव को उद्दीपित करता है। LH एवं FSH दोनों ही आंत्र के मध्य लगभग 14वें दिन के अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का 3 स्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्च कहा जाता है। यह ग्राफी पुटक के फटने के लिए प्रेरित करेगा, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्जक ओव्यूलेशन होता है। अंडोत्सर्जक के पश्चात पित्त पारावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक के शेष बचा हुआ भाग पित्त पिंड कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है, जो चित्र 2.9 में अपन ने देखा। आगे है, यह पित्त पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंतस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतस्तर निश्चेचित अंडाणु अंतरोपण, इम्प्लांटेशन और सहगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सहगर्भता के दौरान आत्रोचक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है, इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता। जब निषेचन नहीं होता तो पित्त पिंड में ह्रास हो जाता है, यह अंतस्तर में विखंडित करता है और फिर एक रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी महामारी पुनः होती है। 17 में यह आंत्रचक्र 50 वर्ष तक की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति मीनोपॉज कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन को लेकर रजोनिवृत्ति अवस्था चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास आप यहीं समाप्त करते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर कक्षा 11 की जीव विज्ञान की वीडियो भी जरूर देखें। धन्यवाद।